हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्याम किशोर एंड यू आर वाचिंग एस्पिरेंट्स अबोर्ड। गाइस, हमारी ग्रामर की जो सीरीज चल रही है वो सीरीज में नाउन के कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए, नाउन में कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, बट वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं आपको। जैसे केस हो गया और अनकाउंटेबल नाउन्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। जो एक दो चीजें छूटी हैं, है ना, वो चीजें मैं बाद में कवर करूंगा। पर उसके पहले, क्योंकि एसएससी ने सीएचएसएल और सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है ना, बाकी एग्जाम्स के लिए भी करी है, बट एसएससी सीएचएसएल में कुछ कैंडिडेट्स का जो एग्जाम पहले नहीं हो पाया था उनका एग्जाम अब होगा, तो उसमें काफी कम समय है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहूंगा कि ग्रामर के जो भी और भी चैप्टर जो हमारे बचे हैं, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, जो भी चैप्टर्स हमारे बचे हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे फ्रीक्वेंटली एरर में या फिलर में या रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसको सबसे पहले आपको करा दूं। तो यही चीज ध्यान में रखते हुए मैं आज प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ओके गाइस, प्रोनाउन में मैं आपको बहुत ही आराम से सारी की सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से इस सेशन को देखते रहिए और दूसरों के साथ शेयर करिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले बात तो जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने चलते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। क्योंकि बचपन से हमारा तरीका यही है, हम ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर बचपन में आप प्रोनाउन पढ़ते थे तो प्रोनाउन का डेफिनेशन, देन आफ्टर उसका टाइप्स, और इसी तरीके से पढ़ा जाता था। देखो, डेफिनेशन और टाइप्स ये सब चीजें लिखने की तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें जो एग्जाम देना है वहां पे हमें एरर के क्वेश्चन करने हैं, फिलर्स के क्वेश्चन करने हैं। मतलब कि ये जो वन डे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो हमें देना है, इसमें हमें कहीं भी इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 डेफिनेशंस इज करेक्ट ऑफ प्रोनाउन या अबाउट प्रोनाउन। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आने वाला नहीं है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डेफिनेशन, इट्स अबाउट क्लासिफिकेशन एज वेल। प्रोनाउन कितने टाइप का होता है ये भी चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है। फिर जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल वही से शुरू करता हूं। ठीक है, यही मेरा तरीका है। आपको बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, है ना। बहुत ही आराम से आपको एक एक चीजें बहुत बारीकी से मैं समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि प्रोनाउन, सबसे पहले समझना तो पड़ेगा भाई कि प्रोनाउन होता क्या है। कोई भी एक वर्ड जिस वर्ड के पहले प्रो लगा होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रोनाउन इज इक्वल टू प्रो प्लस नाउन। सिर्फ इतना ही बस इनफ है। इसका मीनिंग समझने के लिए इतना ही जरूरी है और ये पर्याप्त है, ये इनफ है, सफिशियंट है ये चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, जैसे आजकल देखो बहुत सारे फोन्स आते हैं उसमें प्रो लिखा रहता है लास्ट में, ओप्पो F11 प्रो। सो ये प्रो चीज, जैसे हम कहते हैं कि प्रो बीजेपी organization. For example, if I say this sentence or this phrase pro BJP organization, तो आपको यहां से क्या समझ में आया? दिस कैन बी सेड अबाउट आरएसएस। देखो, मैं पॉलिटिक्स और इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जब भी हम किसी चीज के पहले प्रो लगाते हैं ना, तो उसका मतलब हो जाता है इन द फेवर ऑफ, इन द फेवर ऑफ, या सिंपली आप कहिए कि उसके लिए, फॉर। ठीक है, फॉर। सो प्रोनाउन इज फॉर अ नाउन, नाउन के लिए, प्रो प्लस नाउन। क्लियर है? तो कभी भी किसी वर्ड के पहले अगर हम प्रो लगाएंगे तो 100% उसका मतलब उसके फेवर में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड प्रोवोक, देयर इज अ वर्ड प्रोवोक, इट्स अ ब्रांड्स नेम, एक ब्रांड का नाम है प्रोवोक। आपने देखा होगा इसके, जनरली मैंने बैग्स और ग्लासेस ये सब देखी हैं। तो प्रोवोक में क्या है? प्रो प्लस वोग है। वोग का मतलब क्या होता है? फैशन होता है। वो का मतलब क्या होता है? फैशन होता है। बट वेग, वेग अलग है। गाइस, थोड़ा सा समझिए आपके वोकैब के में, और मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं पहले ही। जो मैंने 10 लेक्चर्स गाइस अपलोड किए हैं ना यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, जो 10 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वोकैब के, अगर आप उसको देख लेंगे पूरा 10 लेक्चर, कम से कम आपको 1200 वर्ड्स मिलने वाले हैं ऑन एवरेज। 1000 to 1500 वर्ड्स आपको मिलेंगे, और इतने वर्ड सफिशियंट है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको वहां 80% वर्ड्स आते होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप उन सारे वीडियोस को देखिए, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार देखिए, है ना। उसका नोट्स बनाइए, उसको याद करिए। ये सब कुछ मैं बता रखा हूं। फिर भी अभी बता देता हूं, वेग का मतलब होता है दैट इज नॉट क्लियर। मतलब कि क्लियर का अपोजिट है। अस्पष्ट बोल सकते हैं, अस्पष्ट। ठीक है, हिंदी में अस्पष्ट बोल सकते हैं।
सो ये हुआ हमारा प्रोनाउन का डेफिनेशन. सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. व्हाई? बिकॉज प्रोनाउन मींस प्रो प्लस नाउन. क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम क्लासिफिकेशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना. कितने टाइप का प्रोनाउन होता है, अब 8 या 9 टाइप का प्रोनाउन होता है. और इनफैक्ट कोई भी चीज कितने टाइप की होती है ये तो डिपेंड करता है कि उसको किस बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो. तो ये बहुत ही अलग बात है, उसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे. फिलहाल हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करते हैं. समझिएगा, सबसे पहले तो देखो गाइस, जो मैंने आपको केस वाला टेबल पढ़ाया था ना, केस वाला जो मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, ये वाला टेबल, आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ, ये टेबल फिर यू के लिए, है ना, वी के लिए, ही के लिए, शी के लिए, सबके लिए ये टेबल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है. ठीक है. ये जो इसमें ये जो दो कॉलम है, इस पे मैं थोड़ा सा एक बार इस पे एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं. एक एग्जांपल करके हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ आई बचत पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके गाइस, फिलहाल में इसकी बात करते हैं. ये जो हमारा दो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का है. ओके, ये किसका है? पॉसेसिव एडजेक्टिव का. ये जो कॉलम है ये पॉसेसिव प्रोनाउन का है. ये पॉसेसिव प्रोनाउन का है. मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, फिर भी मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं. अगर मैं यू की बात करूं तो योर एंड योर्स होता है. अगर मैं वी की बात करूं तो आर एंड आर्स होता है. अगर मैं ही की बात करूं तो यहां भी हिज होता है और यहां भी हिज होता है. ठीक है. अगर मैं शी की बात करूं तो हर होता है एंड हर्स होता है. अगर मैं दे की बात करूं तो देयर होता है एंड देयर्स होता है. क्लियर है? इनमें क्या डिफरेंस है इसकी बात हम लोग करते हैं. देखो, ये सारे वर्ड्स भी पोजीशन बताते हैं, ये सारे वर्ड्स भी पोजीशन बताते हैं. तो डिफरेंस कहां है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन का डिफरेंस है. यानी डिफरेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है. समझ रहे हैं मेरी बात? डिफरेंट जो जो डिफरेंस है इन दोनों कॉलम के वर्ड्स में, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफरेंस है. यानी ये एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव है तो इसका तो इसका मीनिंग तभी है एक एडजेक्टिव का जब ये नाउन के पहले आएगा. यानी ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि ये नाउन के पहले आएगा. लेकिन ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन है तो इसका क्या मतलब है? प्रोनाउन है तो इसका मतलब यह सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा. यानी कि ये वर्ब के पहले आएगा या वर्ब के बाद में. थोड़ा समझो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस का, एक बहुत सिंपल सेंटेंस का यही तो स्ट्रक्चर होता है. बोलिए भाई. तो वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट. और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? तो भाई बिल्कुल, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए. ग्रामर थोड़ा सा सीक्वेंस में ही रहती है ना. ग्रामर थोड़ी सीक्वेंस में है. इनफैक्ट मेरे पढ़ाने का तरीका सीक्वेंस में. ऐसा नहीं कि आपको कंजंक्शन स्टार्टिंग क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया जा सकता है. बट मैंने स्टार्टिंग से जैसे चीजों को कनेक्ट किया है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको लेक्चर 1 2 तो 100% देखना चाहिए. लेक्चर 1 एंड 2 उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने की जो काबिलियत है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे पास 8 तरीके के शब्द होते हैं, उसमें से सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और एक आधा तरीका और था एडजेक्टिव और वर्ब का. बट फिलहाल नाउन और प्रोनाउन ही हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं. ये पॉसेसिव प्रोनाउन है इसलिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए वर्ब के या तो पहले आएगा या तो वर्ब के बाद में आएगा. ये वाले वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कॉलम के सारे वर्ड्स की बात कर रहा हूं. क्लियर है? लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, ये क्या है बोलो? ये एडजेक्टिव्स हैं और इसलिए ये कहां पे आएंगे? नाउन के पहले आएंगे. बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान रखेंगे गाइस तो बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती आपसे. बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं हो सकती. अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. एक आध क्वेश्चन में लेता हूं, थोड़ा आपको पर्सन का भी क्लियर करता हूं. थोड़ा समझिएगा, हालांकि बहुत छोटी सी बात है बट फिर भी थोड़ा सा इसका यूज है अभी यहां इस चैप्टर में भी और नरेशन में भी इसका यूज है. मैं अगर फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है हमारा, सिंगुलर एंड प्लूरल. अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करूं तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में क्या आता है? यू आता है. बिल्कुल सही भाई. अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो हमारा सिंगुलर में ही भी आता है, शी भी आता है, इट भी आता है, वन भी आता है. क्लियर है? अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो दे आता है. थर्ड पर्सन सिर्फ इतना ही नहीं होता गाइस, आप मेरी बात समझिएगा. थर्ड पर्सन सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये तो सारे के सारे प्रोनाउंस हैं. एक बार नाउन्स की बात करें अगर हम, तो आपको मैं बता दूं
कि जितने भी नाउन्स होते हैं सारे के सारे नाउन्स थर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, यानी वो थर्ड पर्सन है। देखो बेटा क्या है, मैं और आप कहीं बैठे हो अगर, ये पर्सन इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं और आप कहीं बैठे हों और एक दूसरे से बात कर रहे हों, तो हमें एक दूसरे का नाम लेने की क्या कोई जरूरत पड़ेगी? सोच के देखो, नाम हम उसका लेते हैं जो वहां मौजूद नहीं है ना, नाम उसी का लेने की जरूरत पड़ती है, वरना मैं, तुम, इस तरह कह के भी काम चल जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, अब मैं अपने आप को थर्ड पर्सन में अपना नाम लेके तो बोलूंगा नहीं, या आप मेरे सामने हो तो मैं आपका भी नाम नहीं लूंगा, आपको तुम बोलूंगा, यू कह के मैं आपको क्या करूंगा, मतलब संबोधित करूंगा। सैल्यूटेशन क्या होगा? यू होगा। तो वही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये समझना बहुत आसान है कि कोई भी जो नाउन है ना, कोई भी नाउन अगर हम किसी का नाम लेते हैं, इसका मतलब वो पर्सन वहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन मतलब, थर्ड पर्सन मतलब जैसे नॉर्मल हम अपने बोलचाल में बात करते हैं, दो लोग अगर सेक्रेटली कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो बोलते हैं जरा धीरे बोलो, किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए। वो थर्ड पर्सन कौन है? जो वहां पे मौजूद नहीं है। तो कोई भी नाउन को हम थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। ये तो बात हो गई, देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आई वी, सेकंड पर्सन में दोनों सेम होता है, ये थर्ड पर्सन हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताइए कि मैंने लिखा योर टीचर, अब ये कौन सा पर्सन है? बताओ, योर टीचर ये कौन सा पर्सन है? तो आप मुझे क्या बताएंगे? बोलो, योर टीचर ये कौन सा पर्सन है? योर टीचर। तो अगर आप यू के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखो मैं खुद ही आपकी प्रॉब्लम में बता देता हूं, ये मैं क्लासेस में पूछा करता था तो बच्चे बहुत सारे गलत भी आंसर करते थे। अगर आप यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेकंड पर्सन है, पर अगर आप टीचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टीचर तो नाउन है, तो टीचर के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन होगा। तो आप कौन सा पर्सन इसको मानेंगे, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? तो मैं आपको बताऊं, ये जो योर है ये तो एडजेक्टिव है ना गाइस, तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, तो ये हमारा थर्ड पर्सन का है। मतलब अगर मैं ये लिखूं माई ब्रदर, तो माई ब्रदर अगर मैं लिखता हूं यहां पे, अगर मैं लिखूं कि माई ब्रदर, तो माई ब्रदर में माई देख के फर्स्ट पर्सन मत बोलना, ब्रदर इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको थर्ड पर्सन ही माना जाएगा। तो देखो पर्सन का तो ये पूरा क्लियर हो गया, समझ में आया भाई? पर्सन का क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आता है और वहां पे आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर्सन का क्लियर हो गया, ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको, है ना, एक एक चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन करा के और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बता ही दिया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से केस का जो मेरा वीडियो है वो इस पूरे टेबल को ही मैंने 20 25 30 मिनट तक डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से, तो आप उसको देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं कि यू से दैट इट्स, ठीक है, ये वाला इट्स, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, इस इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सेम वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, केस वाला वीडियो, जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी वीडियो में मैंने इसकी बात की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यू से दैट इट्स योर प्रॉब्लम, बट आई से दैट इट्स, यानी इट्स का मतलब होता है इट इज, और इट्स का मतलब होता है इसका, दैट इट्स समथिंग फिल इन द ब्लैंक एज वेल। ठीक है, यहां पे कुछ भरना है। पहले तो सेंटेंस का सेंस क्लियर होना चाहिए। देखो ये कभी मत सोचना कि अगर एक सेंटेंस में एक वर्ड नहीं है तो इसका मीनिंग कैसे निकलेगा सर, अरे बिल्कुल निकलेगा भाई, बिल्कुल निकलेगा। अगर एक पूरे सेंटेंस में एक वर्ड नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ड नहीं होने से क्या इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। अभी देखिए निकलता है कि मीनिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीनिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि तुम कहते हो कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, यू से दैट इट्स योर प्रॉब्लम, तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट मैं कहता हूं कि ये है भी, तो किसकी? मेरी भी। ऑब्वियसली यार, अगर आप सेंटेंस में ये सोच रहे हैं ना कि फिलर पे क्या आएगा ये आप नहीं बता सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। बल्कि फिलर्स के क्वेश्चन को करने का अप्रोच यही है कि आप बिना ऑप्शन देखे, अब बिना ऑप्शन देखे पहले ये डिसाइड करो खुद से मीनिंग वाइज वहां पे क्या वर्ड आना चाहिए, मतलब यहां पे मेरे से रिलेटेड कोई वर्ड आना है। क्लियर है? यानी तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है बट मैं कहता हूं कि मेरी भी है, तो क्या मैं यहां पे माई लिख दूं? बताओ भाई, क्या मैं यहां पे माई लिख दूं? आप भी वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर सोचा करिए, क्या मैं यहां पे माई लिख दूं? क्या मैं यहां पे माई सेल्फ लिख दूं? क्या मैं यहां पे माइन लिख दूं? या क्या मैं यहां पे माई प्रॉब्लम लिख सकता हूं क्या?
अब आप सोचिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, माई होगा, माइन होगा, माई सेल्फ होगा या माई प्रॉब्लम होगा, क्या होगा यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कैसे डिसाइड करेंगे। बेटा ये माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव अगर ये यहाँ पे होता तो इसके बाद क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। क्या यहाँ आगे कोई नाउन है? जैसे देखो योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो सही है। सही है कि नहीं बोलो, प्रॉब्लम नाउन है, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे माई के बाद नाउन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। माई सेल्फ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, स्वयं जैसा कुछ बोलना नहीं है मुझे। ये माई सेल्फ जो है ये या तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है या एम्फेटिक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसकी बात अभी नहीं करते। माइन भी सही है और माई प्रॉब्लम भी सही है। और बेटा एक बात बताओ, जब ये दोनों सही है तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? अगर बराबर नहीं होता तो दोनों सही कैसे होता? अगर ये भी सही है और ये भी सही है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और यहीं से आपको एक अच्छी बात समझ में आती है कि कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव और उसके बाद का नाउन इज इक्वल टू पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हालांकि आपने शायद ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि इंग्लिश में भी ऐसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऐसे होगा क्या, भाई होगा बिल्कुल, ठीक है। हम मैं थोड़ा इसी तरीके से बताता हूँ चीजों को। आप कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव एक सेंटेंस में बोले, उसके बाद नाउन बोले, समझ में आ रहा है आपको? आप पॉसेसिव एडजेक्टिव बोले, उसके बाद नाउन बोले, आप इस दोनों को हटा दें और सिर्फ पॉसेसिव प्रोनाउन लिखे, सेंटेंस करेक्ट है। एक एग्जांपल और ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं बट एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। मैं नहीं चाहता, देखो ये सब वो चीजें हैं ना, बिल्डिंग की न्यू है ना, बिल्डिंग बहुत ऊंची इमारत बनानी है आपको, है ना, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, सब ओके है, बट उसके लिए आपको जो बेस है ना, वो आपको बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। इफ आई से योर वाइफ इज ब्यूटीफुल, सपोज आई से दिस स्टेटमेंट, योर वाइफ इज ब्यूटीफुल, और if I say yours is a beautiful wife, दोनों ही सेंटेंस सही है और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहां योर लिखूंगा तो वाइफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आया, और यहां पे सीधा योर्स लिख दिया तो वर्ब के सीधा पहले, क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। बट दोनों ही सेंटेंस से बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता यहाँ से कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, योर वाइफ इज इक्वल टू योर्स, यहाँ पे क्या, माइन इज इक्वल टू माई प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? सो पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन्स आफ्टर दैट एडजेक्टिव इज इक्वल टू पॉसेसिव प्रोनाउन। आप रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे योर वाइफ के जगह पे योर्स लिखा तो वाइफ वर्ड आना चाहिए ना भाई, पता कैसे चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वाइफ वर्ड कहाँ आया लास्ट में, थोड़ा सा चेंज होगा बट हम बना सकते हैं ऑब्वियसली। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको जो मैं रूल पढ़ाने वाला हूं, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आप बातों को समझिए कि अगर कभी सेंटेंस में लेट आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, बिटवीन, बेसिकली ये लेट को छोड़ के जो मैं बाकी सब बता रहा हूं, ये सब प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूं। तो ये जो मैंने जितने भी वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, इन वर्ड्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है, इन वर्ड्स की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इनको अपने जस्ट बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इनको अपने जस्ट बाद में क्या चाहिए बोलो, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, यही इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि इनको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक, फिर वही चीज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, आप जब बुक में रूल पढ़ते हो ना, आप ये रूल पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट पढ़ोगे और बस रुक जाओगे, आपको लगेगा कि रूल खत्म हो गया और आप समझ भी गए। बट एक्चुअली ये रूल तब तक आपको पूरा समझ नहीं आया जब तक आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता है ना, तब तक आप फंस सकते हो, बार बार फंस सकते हो। तो समझो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप मेरा लेक्चर 1 ग्रामर की गाथा लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जरूर देखिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। देखो, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है, जो सब्जेक्ट बन सकता है वही ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था
कि आप एडजेक्टिव के पहले द लगा के भी नाउन या नाउन बना सकते हैं, आप वर्ब में आईएनजी लगा के भी नाउन बना सकते हैं। मतलब ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है कुछ कुछ और चीजें हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं करते हैं, जो बहुत ज्यादा मोस्टली यूज होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको इनके बाद देखने को मिल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, और आप लोग तो हमेशा बिना जाने भी, बिना रूल जाने भी आप लोग सही बोलते हैं, जो चीजें बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं बोलचाल की भाषा में। लेट्स गो टू द मूवीज। सो ये लेट्स क्या है भाई? ये लेट्स क्या है? सो दिस लेट्स इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म फॉर व्हाट? लेट प्लस अस। क्या मैं लेट प्लस बी लिख सकता हूं? क्या मैं लेट प्लस आवर लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकता, मुझे लेट प्लस अस से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। ओके, तो यहां पे मैं आपको क्या बता रहा था कि हाँ, जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने रखूं, क्या सेंटेंस? देखो ध्यान से, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं कि दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक है ना? यहां पे फिल इन द ब्लैंक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा। मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं, आप मुझे बताइएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं आई एंड यू, क्या सही होगा? क्या यहां पे मी एंड यू सही होगा, या यहां पे यू एंड मी होगा? चलो ठीक है, फिलहाल अपनी बात इसी से कर लेंगे। या फिर यू एंड आई होगा, है ना? एक ऑप्शन और ले लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं भाई, चार बिल्कुल एसएससी की तरह। क्लियर है? तो ये चार ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो एक चीज समझो, ये बिटवीन क्या है बेटा? प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? यहां मैंने अलग से बिटवीन लिखा भी था, क्योंकि जब ये रूल आता है ना, तो इसमें बिटवीन प्रीपोजिशन का से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, अच्छी बात है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बाद इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। मतलब पहले आई लिखा है तो गलत हो गया, ठीक है। मी भी ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। आप बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। देखो, जैसे प्रीपोजिशन की ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट। अ प्रीपोजिशन रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर इट। इन द सेम वे a conjunction has also its own requirement and, ये जो एंड है ना, कंजंक्शन, इसका भी अपना रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है? कि जो पहले होना चाहिए वही बाद में। फिर से सुनिए, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। देखिए, एक प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट है कि इसके आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, बट एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है कि जो पहले हो वही बाद में हो। जो पहले हो वही बाद में हो, वो कंजंक्शन है। वो बराबर चीजों को, यानी एक जैसी चीजों को, सिमिलर थिंग्स को ऐड करने का उसका काम है। यही कंजंक्शन का काम है। तो अगर पहले हम यहां पे सपोज करिए, मैं मानता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये यू ऑब्जेक्ट है तो ये मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चलो मान लिया। ये यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना है हमें पहला तो, बट ये आई तो ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये वाला गलत हो गया। तो ये वाला गलत हो गया। अब यहां पे या तो मी एंड यू होगा या यू एंड मी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? बोलो भाई। और यहां से एक एक कॉन्सेप्ट भी आप सीखते चले जा रहे हैं, ठीक। एक क्वेश्चन है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करते जा रहे हैं और एक एक चीज को सीखते चले जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक बात आपने सीखी। आप चाहो तो एक लाइन नोट कर लेना कि अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस सिमिलर ग्रामेटिकल एंटिटीज। आप सिर्फ ये लाइन लिख सकते हो, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस सिमिलर ग्रामेटिकल एंटिटीज। ग्रामेटिकल एंटिटीज मतलब कुछ भी हो सकता है ना? दोनों तरफ, अगर 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 एक तरफ सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट। अगर एक तरफ पूरा सेंटेंस है तो दूसरी तरफ भी पूरा सेंटेंस होना चाहिए। अगर एक तरफ फ्रेज है तो दूसरी तरफ भी एक फ्रेज होना चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अब तो भाई सिर्फ ऑर्डर की बात रह गई है कि या तो मी पहले होगा या मी बाद में होगा, या यू बाद में होगा यू पहले होगा। तो यहां से फिर यहां से हमारा एक रूल आता है, और वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एसएससी में तो आता है बिल्कुल भाई, है ना? बैंक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने इस चीज के ऊपर नहीं देखे, बट ये जो क्वेश्चन है यू एंड मी, ये विद सेम ऑप्शंस एंड अ स्लाइट वेरिएशन इन द सेंटेंस, ये क्वेश्चन गेट में और
मैट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये गेट का ही पेपर था, मतलब गेट के पेपर में ये क्वेश्चन था, ठीक है, मैट में भी पूछा जा चुका है। तो समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक रूल है 2-3-1 का, ठीक है। क्या रूल है? 2-3-1 का, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन्स आए, अगर किसी सेंटेंस में एक, जैसे यहाँ एक से ज्यादा आ रहा है, ये सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, जरूरी नहीं है। देखो इस रूल का ये मत समझना कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में ये दोनों सब्जेक्ट लास्ट में है ना, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं पर्सन्स, क्लियर है, तब भी ये रूल काम करेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन है तो आपको नॉर्मल केस में ये ऑर्डर फॉलो करना है, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, वन, दे या फिर कोई भी नाम, और फर्स्ट पर्सन आई और वी होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, यानी कि बेटा ये गलत है और ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। अगर मुझे बोलना है कि तुम, तुम्हारा भाई और मैं, मान लो मुझे ये बोलना है कि तुम, तुम्हारा भाई और मैं खेलने जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं कि तुम, तुम्हारा भाई और मैं खेलने जा रहे थे, तो मैं यहां पे ऐसे नहीं बोल सकता कि आई, यू एंड योर ब्रदर, ये गलत हो जाएगा। अगर अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि आई, यू एंड योर ब्रदर, तो फिर ये गलत हो जाएगा। वर गोइंग टू प्ले, सेंटेंस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई, यू एंड योर ब्रदर लिखा आपने, गलत हो जाएगा। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? यू, आई एंड योर ब्रदर, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेकंड पर्सन को तो पहले रखा, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बाद आपने फर्स्ट पर्सन लिख दिया, ये गलत कर दिया, थर्ड पर्सन लास्ट में कर दिया, ये भी गलत है। तो बताओ बेटा क्या लिखना पड़ेगा? यू, योर ब्रदर एंड आई। अब ये बिल्कुल सही है, इस बार ये बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो भाई। यू, योर ब्रदर, अभी मैंने आपको बताया था कि योर ब्रदर को हम थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, योर पे मत जाइए, ब्रदर पे जाइए। समझ रहे मेरी बात? ये तो हमारा रूल हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, कहां पे आप फंस जाते हो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाए कि यू एंड आई एम टू बी टू बी अवॉर्डेड, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, यू एंड आई एम टू बी अवॉर्डेड। अब इसमें प्रॉब्लम यही है बेटा, अगर एक से ज्यादा पर्सन आएगा तो देखो क्या है कि यहां पे आपको लगेगा कि आई के अकॉर्डिंग एम बिल्कुल सही है, बट समझो बात को, अकेला आई नहीं है यहाँ पे, अकेला आई नहीं है यहाँ पे आई के साथ यू भी है, मतलब आदमी एक नहीं है, आदमी दो है। और जब आदमी ज्यादा हो जाए तो दे के हिसाब से जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब लगाते हैं। आप समझ जाइए बात को। जैसे हिंदी में भी बोल के सोचो एक बार, अगर मैं सिर्फ मैं को बोलूंगा कि आई एम टू बी अवार्डेड, यदि मुझे अवार्ड दिया जाना है, तो करेक्ट है ना, मैं अवार्ड लूंगा, मैं अवार्ड लूंगा। तुम और मैं अवार्ड लूंगा, ऐसा बोलेंगे क्या? सोचो, तुम और मैं अवार्ड लूंगा या तुम और मैं अवार्ड लेंगे। तो तुम और मैं कहने से मैं के अकॉर्डिंग लूंगा नहीं बल्कि लेंगे आया। हिंदी में अगर हम बात करें समझने के लिए, तो ठीक है। तो अगर कभी एक से ज्यादा पर्सन हो जाए तो आप कौन सा वर्ब लगाएंगे? आप कौन सा वर्ब लगाएंगे? आप वो वर्ब लगाएंगे जो दे के साथ लगता हो, यानी जो प्लूरल के साथ वर्ब लगता है आप वो वाला वर्ब लगाएंगे। तो यहां पे यू एंड आई की अगर हम बात करें तो एम नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। अब बड़ा अजीब लगेगा देखने में कि यू एंड आई, आर, आई के साथ आर दिख रहा है, बट समझिए बात को, ये सिर्फ आई के लिए नहीं आया है, ये यू एंड आई दोनों के लिए आया है। क्लियर है कि नहीं? तो वर्ब जब भी अप्लाई करना होगा इसके बाद तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे यहां भी मैंने आई के बाद वर्ब लिखा है, बट एक्चुअली अगर सिर्फ आई के लिए आना होता तो क्या आता? वाज आता। बट फिर भी आई के साथ क्या लगाया मैंने? वर्ब लगाया। क्यों? क्योंकि एक आदमी नहीं थे, तीन आदमी थे। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? तो ये तो एक जनरल रूल है कि 2-3-1 का ऑर्डर होगा, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन एट लास्ट फर्स्ट पर्सन। बट ये एक जनरल रूल है, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि ग्रामर इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सेप्शन केस में आप एक्सेप्शन क्या है थोड़ा समझ लीजिए। एक्सेप्शनल केस में हम क्या करते हैं? अब एक्सेप्शन दो है, या तो सारी के सारे प्लूरल प्रोनाउंस हो जाए, सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो जाए। जैसे यहां पे सब सिमिलर है ना भाई,
तुम, तुम्हारा भाई और मैं, तीनों एक एक आदमी है। बट मान लो मुझे ऐसा बोलना हो कि तुम लोग, वे लोग और हम लोग, यानी यू, दे एंड वी, ऐसा बोलना हो। तो अगर सारे के सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो जाए, पहला केस। सेकेंड केस कि सेंटेंस में सिन, रिब्यूक, ब्लेम, पनिशमेंट, एक तरह से सारी की सारी नेगेटिव बातें। सिन मतलब गलती, एक बड़ी गलती। रिब्यूक मतलब डांटना। ब्लेम का मतलब किसी पे दोष लगाना। पनिशमेंट का मतलब किसी को सजा देना। सारी की सारी नेगेटिव चीजें हैं। अगर इस तरह का सेंस आए सेंटेंस में, या सारे के सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो जाएं, तो इन दोनों केसेस में आप 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो नहीं करते, है ना। रेदर यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ 1 2 3, है ना। आप 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करेंगे, 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। क्या मतलब इसका? जैसे यहां पे यू एंड आई आर टू बी अवार्डेड, सही है, अवार्ड दिया जा रहा है। बट अगर इस अवार्डेड की जगह पे पनिश्ड होता, कि यानी तुम्हें और मुझे सजा दिया जाना है, तो तुम्हें और मुझे नहीं बोलते, फिर मुझे और तुम्हें बोलते, और तब हमारा सेंटेंस ये होता कि आई एंड यू आर टू बी पनिश्ड। आई एंड यू आर टू बी पनिश्ड। तो वहां पे हम आई एंड यू के हिसाब से चलते। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं कि यू, दे एंड वी, यू, दे एंड वी वर fighting for a single bat। मान लीजिए फॉर ये एग्जांपल है कि तुम लोग, वे लोग और हम लोग जो है एक सिंगल बैट के लिए लड़ रहे थे। तो यहां पे यू, दे एंड वी आ गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि तुम लोग, वे लोग और हम लोग प्लूरल है। तो इस बार हमें पहले फर्स्ट पर्सन रखना है, फिर बेटा सेकंड पर्सन रखना है, एंड लास्ट में क्या रखना है, बोलो, थर्ड पर्सन रखना है। लास्ट में आपको थर्ड पर्सन रखना है। ओके ओके गाइस, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सेंटेंस में जब भी हम सिन, रिब्यूक, ब्लेम, पनिशमेंट या फिर सारे के सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो, अगर ऐसा सेंस है सेंटेंस में, तो हम फिर जो ऑर्डर है 1 2 3। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, रूल्स इंपॉर्टेंट है एसएससी के अकॉर्डिंग। बैंक के अकॉर्डिंग ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक के अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली अभी सामने एसएससी का एग्जाम है, और मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, है ना, वो सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएं। तो क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको देख रहे होते हैं, आप समझिएगा बात को। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं, ये तो देखो पर्सन का ऑर्डर हो गया, पर्सन का ऑर्डर, यानी 2 3 1 नॉर्मल सेंस में, 1 2 3 कुछ एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शन बताया मैंने आपको। इफ आई राइट अ सेंटेंस यू, बिल्कुल सही है यू। उसके बाद मैंने लिखा कि यू, शी एंड आई, तो ऑर्डर तो सही है 2 3 1, ठीक। मैं एक्सेप्शन का, मैं एक्सेप्शन वाला सेंटेंस नहीं लिखने वाला हूं, एक जनरल सेंटेंस लिखने वाला हूं। यू, शी एंड आई हैव बीन एब्सेंटिंग, फिल इन द ब्लैंक। प्रोनाउन चैप्टर में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एब्सेंटिंग के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। फिलहाल के लिए उसको छोड़ते हैं। फॉर मोर देन अ वीक, ये फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन बना के और फिर एलिमिनेट करके एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए, ये बहुत अच्छा तरीका है ना। मैंने इसे बहुत फायदा, बेनिफिट होते हुए देखा है बच्चों को। पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी सीखा है कि कैसे पढ़ाना है और कैसे समझाना है, समझ रहे हैं मेरे बात। तो यू, शी एंड आई हैव बीन एब्सेंटिंग समथिंग फॉर मोर देन अ वीक, ठीक। तो यहां पे ये हमारा सेंटेंस है, ठीक। मैंने आपको बताया कि यहां पे कुछ रिफ्लेक्सिव यानी सेल्फ या सेल्फ जैसा रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात पे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, सारे ऑप्शन है बेटा, देखो कुछ भी ऑप्शन ले लो। योर सेल्फ लिखा है, यहां पे ले लो माई सेल्फ, जितने भी आवर सेल्फ, है ना, आवर सेल्फ। अच्छा मैंने आपको बताया था कि आवर सेल्फ नहीं हो सकता, जो प्लूरल होता है उसमें एफ हटा के वीक लगा के फिर यस लगाएंगे, और जो सिंगुलर होता है उसमें तो सेल्फ ही रहेगा, और जो प्लूरल है उसमें सेल्फ्स रहेगा। तो समझिएगा बात को, आवर सेल्फ, योर सेल्फ भी है, योर सेल्फ भी है,
ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। themselves भी ऑप्शन में हो सकता है ना, हर सेल्फ भी हो सकता है क्योंकि सी लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऑप्शन, इन 6 7 8 ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने। आप मुझे बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो समझिएगा बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन आता है ना। सारी बुक्स में ये कॉन्सेप्ट है भी नहीं, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यानी पर्सन का ऑर्डर अगर डिसाइड करना है, समझिएगा बात को, अगर पर्सन का ऑर्डर डिसाइड करना है तब तो रूल बिल्कुल ठीक 2 3 1, ठीक है, तब तो रूल बिल्कुल ठीक 2 3 1, सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह पर्सन का ऑर्डर। बट अगर इन सारे पर्सन्स के लिए सेंटेंस में आगे कोई सेल्फ या सेल्फ जैसा वर्ड आना हुआ, या फॉर एग्जांपल कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव ही आना हुआ, जैसे मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा ऐसे लिखूं कि यू शी एंड आई हैव बीन एब्सेंटिंग समथिंग फॉर मोर देन अ वीक एंड are required to meet क्लास टीचर्स। अब यहां के लिए ऑप्शन क्या क्या मैं आपको दे देता हूं, समझिएगा बात को। जैसे मैंने यहां के लिए ऑप्शन दे दिया आपको, माई, आवर, देयर, है ना, हर, ठीक, योर, बहुत सारे ऑप्शन मैंने दे दिए यहां पे आपके लिए। समझिएगा, बस इसी एक क्वेश्चन में आपको सारा चीज समझा देता हूं। आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट कि या तो सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड में कंफ्यूजन होगा, या पॉसेसिव एडजेक्टिव वाले वर्ड में, या पॉसेसिव प्रोनाउन वाले वर्ड में, मतलब इनमें कंफ्यूजन होगा। मतलब ये यहां पे तो तीनों अलग अलग लिखा है ना, लेकिन यहां पे इन तीनों के लिए एक ही वर्ड बोलना है, यहां पे इन तीनों के लिए एक ही वर्ड बोलना है, समझ रहे मेरी बात। तो जब पर्सन्स अलग अलग हों तो ऑर्डर 2 3 1 का होगा, या एक्सेप्शन में 1 2 3 का। बट अगर उन 2 या 3 या 4 5 पर्सन्स के लिए एक सिंगल वर्ड आना हो जो सबके लिए कॉमन हो, जैसे यहां पे फॉर मोर देन अ वीक एब्सेंट कर रहे हैं तो तीनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, ये तीनों के लिए यहां पे एक सिंगल वर्ड आना है। और अगर ये कहा गया है कि क्लास टीचर से मिलना है तो वो भी तीनों को कहा गया है, तो अगर उनके लिए एक सिंगल वर्ड आना है तो वहां पे ऑर्डर जो है हमारा 1 2 3 का हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3। क्या मतलब इसका, समझिएगा बात को। अगर हमारे पर्सन्स में फर्स्ट पर्सन है, अगर हमारे पर्सन में फर्स्ट पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन या को ही टेक करेंगे, फर्स्ट को ही टेक करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो बेटा यहां पे आई है, यहां पे आई है, आई है कि नहीं बोलो, यहां पे आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, अब चाहे सेकंड हो थर्ड हो नहीं हो कोई मतलब नहीं, ठीक। एक से ज्यादा लोग हैं, वर्ब हर बार प्लूरल आया है, यहां भी प्लूरल आया, यहां भी प्लूरल आया, तो यानी प्लूरल तो आना तय है। यानी माई सेल्फ तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा, योर सेल्फ किसी भी कीमत पे नहीं होगा, हर सेल्फ किसी भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि एक आदमी है ही नहीं तो सिंगुलर कैसे लगेगा, बोलो बोलो भाई। जब वर्ब, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर अगर प्लूरल हो जाए तो सिर्फ वर्ब प्लूरल नहीं होता है, और भी बाकी चाहिए, बाकी जो चीजें वो भी प्लूरल होती हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब भी प्लूरल होगा। तो 3 लोगों के लिए एक वर्ड आना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 लोगों के लिए एक वर्ड, उसमें फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रेफर करेंगे, यानी कि आवर सेल्फ सही आंसर होगा, आवर सेल्फ हमारा करेक्ट आंसर होगा, आवर सेल्फ यहां पे क्लियर है। तो यहां पे क्या करेक्ट होगा, तो आवर करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत। तो कैसे बदलेगा आंसर, सोचो, ऐसे बदलेगा, जैसे मान लो यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से आई हटा देता हूं, ठीक, यू एन सी। अब समझिएगा सारे वेरिएशन मैं आपको बता देता हूं, इसी में यू एन सी लिखा है, तो अब तो फर्स्ट पर्सन है नहीं तो फर्स्ट हटा दो, तो फर्स्ट हटाने के बाद पहले कौन आया, सेकेंड। तो ऑर्डर तो ठीक है 2 3, ऑर्डर इधर से चलेगा 2 3 1 से, लेकिन उसके लिए एक सिंगल वर्ड आना हो तो वो 1 2 3 से चलेगा। अब यू एंड शी है, यू एंड शी है, अभी भी 2 लोग हैं, वर्ब प्लूरल होगा, दोनों वर्ब प्लूरल होगा, सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अब ये आवर सेल्फ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड को प्रेफर करेंगे, और सेकंड में भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, सिंगुलर का तो सवाल ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे आंसर योर सेल्फ हो जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, योर हो जाता। समझ में आएगी नहीं बोलो। अगर यहां पे यू नहीं होता, शी एंड आई होता,
तो सेकंड पर्सन नहीं होता, फर्स्ट एंड थर्ड होता। बोलो फर्स्ट एंड थर्ड होता कि नहीं? तो फर्स्ट एंड थर्ड में पहले कौन आता है? फर्स्ट आता है। फर्स्ट एंड थर्ड में 1 2 3 में पहले कौन आता है भाई? सेकंड नहीं है। तो 1 3 1 पहले आया ना, तो भी हम क्या करते हैं, अगर शी एंड आई भी लिखा रहता ना, तो यहां पे तो शी एंड आई ही लिखते, यहां पे आई एंड शी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऑर्डर 2 3 1 से आ रहा है। बट शी एंड आई यहां पे लिखेंगे, लेकिन आई के अकॉर्डिंग तब भी हम क्या लगाते? आवर सेल्फ लगाते, और यहां भी क्या लगाते? आवर लगाते। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सफल हुआ हूं आपको ये चीज समझाने में। थोड़ा कंफ्यूजिंग है और सारी बुक्स में है भी नहीं, क्वेश्चन इस पे आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहां से मैं जब स्टार्ट करूंगा तो क्लासिफिकेशन वाली चीजों से शुरू करूंगा। ठीक है गाइस, तो अपना ध्यान रखिए, चीजों को पढ़ते रहिए। मैं आपके लिए, मैं CHSL एग्जाम के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको 100% करा दूंगा। ये मेरी गारंटी है पूरे ग्रामर की। ठीक है, पूरा ग्रामर डिटेल में धीरे धीरे फिर चलता रहेगा, वो एक अलग चीज रहेगी। ये स्पेशली जो हमारे सामने अभी जो चीज है, जो एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा 100%। वोकैब के लिए कहीं परेशान मत होइए, आप मेरे वोकैब के लेक्चर 1 to 10 एक बार देखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, सारे वर्ड्स याद कर लो, 1200 से 1500 शब्द हैं, सारे के सारे याद कर लो। और फिर कहीं का भी, भाई मेरा तो कोई प्रैक्टिस सेट है नहीं मेरे चैनल का, या मैं तो कोई प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके अभी नहीं आया हूं, भविष्य में ये सारी चीजें होंगी। बट फिलहाल के लिए आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, आप वो मेरे सारे वीडियोस देखो, उतने वर्ड्स याद करो, कहीं का भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, और किसी भी ईयर का कोई भी पेपर उठा के लगाओ, SSC का, है ना, स्टेनो का हो, CHSL का हो, MTS का हो, किसी का भी। क्या आप कर पा रहे हैं तो मैंने सही पढ़ाया, आप नहीं कर पा रहे तो मैंने गलत पढ़ाया। आपको 80% वर्ड्स आते होंगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है गाइस। ठीक है, तो thank you very much for watching this session. And if you like this session, then please share it among your cousins, among your friends, among everyone else who is preparing for competitive examination. And subscribe to my channel if you are new to it, and press the bell icon to get regular notification whenever we upload a video. Okay guys, thank you very much.